गाइस वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो देखिएगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में अभी क्या करंट सिचुएशन चल रही है मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो है एक अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखिए आज 01 यानी 1 जून 2021 को आज ये 8.70 के ऊपर ओपन होने के बाद 8.45 का लो बनाया है और 8.75 का हाई बनाया है। 8.45 से 8.50 के बीच में अभी ये ट्रेड हो रहा है। लगभग 12:44 यानी 12:44 PM हुए हैं। और टोटल वॉल्यूम अगर आप देखें एनएससी पे तो 7,19,59,280 शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं, जबकि जिसमें से 39.54% की डिलीवरी उठाई गई है। आप यहाँ देख सकते हैं शेयर्स को एक्यूमुलेट किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बीएससी के ऊपर सिचुएशन देखेंगे तो 8.53 के ऊपर वहाँ ट्रेड हो रहा है, जो कि 0.14 रुपये ऊपर है, यानी डाउन है, 1.61% डाउन है। और 29.5 मिलियन शेयर्स यहाँ पे भी ट्रेड हुए हैं, जिसमें 30% के आसपास की डिलीवरी है। 24,511 करोड़ इसकी मार्केट कैप है अभी के डेट में। तो गाइज़ यहाँ पे देखिएगा आपको एक हेडिंग दिखाई दे रही है, वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम.com की इकोनॉमिक टाइम्स की ये एक आर्टिकल है जिसमें आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि वोडाफोन आइडिया लेंडर स्टेयर एट हायर प्रोविजनिंग इफ लॉस मेकिंग टेलीको डजंट रेज फंड्स। इसका क्या कनेक्शन है, पूरी खबर को मैंने बहुत अच्छे से समझ लिया है। मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक्चुअली में हुआ ये है गाइस कि वोडाफोन आइडिया ने, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि अभी कुछ दिन पहले, आज से कुछ 10-15 दिन पहले आई थिंक, इन्होंने अपने लेंडर्स को, यानी जो बैंक्स इस कंपनी को लेंडिंग करते हैं, जिन लोगों ने ऑलरेडी दे रखा है, जिन लोगों ने गारंटी तक ले रखी है, प्रोविजन करते हैं, इन सभी लेंडर्स का एक कंसोर्टियम है। इन सभी ने बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो इन सभी से इस कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि ये जो है एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट करने वाली है जून के एंड तक, जिससे लगभग $1 बिलियन मतलब कि 7,000 समथिंग करोड़ रुपए जो है ये रेज कर लेगी, जो कि इसका 25,000 रुपये का जो टारगेट, 25,000 करोड़ रुपए का जो टारगेट था, उसमें से 7,500 करोड़ रुपए के आसपास या 7,200 करोड़, जो भी $1 बिलियन में होता होगा, वो अमाउंट ये जून के एंड तक एनी हाउ ये रेज करेंगे। ये डेफिनेटिव टॉक्स थी इनके कुछ इन्वेस्टर्स के साथ जो इस कंपनी में कैपिटल इन्फ्यूज़ करेंगे। यही बात इन्होंने बोली थी, जिसके चलते जो इनके लेंडर्स हैं, इस कंपनी के जो उधार देने वाले बैंक्स हैं, उन सभी ने विश्वास करते हुए जो है इसके अंदर अपना भरोसा जताया था। और इसी को लेकर के ये लेंडर्स काफ़ी अभी काफ़ी नज़र गड़ाए बैठे हैं कि क्या होने वाला, क्या ये कंपनी रेस कर पाएगी। अभी देखिए 1 महीना बाकी है, आज जून 1 है, आज से 28-30 दिन है, 28-29-30 दिन है। और देखते हैं कि ये डील जो है मटेरियलाइज हो पाती भी है या नहीं हो पाती है। देखिए एनी हाउ इस कंपनी को ना फंड की बहुत ही स्ट्रॉन्ग ज़रूरत है। इतनी स्ट्रॉन्ग ज़रूरत है कि जैसे एक इंसान को जीने के लिए ना एक सांस की ज़रूरत होती है। अगर सांस नहीं चलेगी इंसान की तो उसका जीना मरना, जीने का क्या सेंस है, वो जी ही नहीं पाएगा, वो तो मर जाएगा ना। उसी तरीके से इस कंपनी को अभी चलने के लिए इसको फंड की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि हर फ्रंट पे इसको जो है एक ही डिमांड आ रही है फंड की। देखिए अगर हम कंपनी के 4G इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 3G टू 4G कन्वर्जन में भी तो पैसे लगते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को ये अगर एक्सपेंड करेंगे उसमें भी इसको पैसे की ज़रूरत है। इवन इसके अलावा अपने नेटवर्क क्वालिटी को और बेहतर बनाने के लिए कुछ स्पेक्ट्रम एलोकेट करेंगे, उसमें भी इनको कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा 5G के ट्रायल्स अगर करते हैं उसमें भी फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी। ऑलरेडी कंपनी ने कुछ स्पेक्ट्रम्स एलोकेट कर रखे हैं, लेकिन इसके बाद भी इसमें खर्चा तो लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा, है ना, और भी खर्चे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी की कुछ एनुअल पेमेंट्स भी देनदारी, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का सबसे ज़्यादा बोझ तो उसी का है।
है ना। और नेक्स्ट फिस्कल ईयर से जो है इनका एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का जो भी अमाउंट होगा वो स्टार्ट हो जाएगा देने के लिए। इस बार तो नहीं हुआ क्योंकि अब वो तो इधर का उधर रह गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से फाइनल फैसला भी नहीं आया कि क्या होना है इसके ऊपर। लेकिन अब मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है नेक्स्ट फिस्कल ईयर जो है फिस्कल ईयर 2023 से जो है मुझे लगता है कि वो मान चुकी है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि ये 10% जो भी इनका एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है उसका 10% ये पे करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो डॉट को लग रहा था कि 31 मार्च 2021 है, लेकिन वोडा आइडिया को लग रहा था कि 31 मार्च 2022 है, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी 10% से ज़्यादा पे कर रखा है। ठीक है, तो इसके चलते ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कुछ फाइनल मटेरियलाइज नहीं हुआ था इसके ऊपर कोई मैटर। ओके, तो नेक्स्ट फिस्कल ईयर से इसकी ये बात शुरू होनी है। तो इसी चीज़ को लेकर के जो बैंक्स हैं, जो लेंडर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, और इसको लेकर के जो हो सकता है इन बैंक्स को प्रोविजनिंग ज़्यादा करनी पड़ सकती है। देखिए, प्रोविजनिंग का क्या मतलब है? प्रोविजनिंग का यह शब्द इसलिए यूज़ किया गया है गाइस, क्योंकि अगर कंपनी की डील मटेरियलाइज नहीं होती है उस केस में वो पेमेंट नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए बैंक्स ने सोचा है कि उसके खिलाफ वो जो वॉइड क्रिएट होगा ना, उसके जगह पे बैंक्स अपने प्रॉफिट्स में से काट करके पैसे रखे रहेंगे, ताकि उसके लिए उसी को प्रोविजनिंग करना बोलते हैं बेसिकली। ये बैंक्स कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, इंडसइंड बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, येस बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है, एचडीएफसी बैंक है। ये कुछ मेन लेंडर्स हैं, इसके अलावा और भी लेंडर्स हैं, लेकिन ये मेन लेंडर्स हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे इसी के पैरेलल में ये भी सुनने में आया था, कई बार सुनने में आया है, मैंने आपको बताया भी है कि जो पेरेंट एंटिटीज़ हैं, जैसे कि आदित्य बिरला ग्रुप हो गया और वोडाफोन ग्रुप, ये दोनों बिल्कुल भी तैयार नहीं है इस कंपनी के अंदर किसी भी तरीके से फंड इन्फ्यूज़ करने के लिए। सबसे ज़्यादा टेंशन और दुख देने वाली बात तो यही है, क्योंकि इनका एक सीधा स्टैंड पॉइंट है कि ये अपने मेहनत के कमाए हुए पैसे को ऐसी जगह नहीं लगा सकते जहाँ पे बैड पोजीशन हो, या जहाँ पे जानबूझ के वसूली की जा रही हो, डुबाने की कोशिश की जा रही हो। इनका सीधा स्टैंड पॉइंट है कि ये अपनी मेहनत की कमाई का उस जगह पैसा नहीं लगा सकते जहाँ पे सीधे लूट मार चल रही हो। यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो ये 58,000 करोड़ रुपए का जो इसके ऊपर कर्जा लाद दिया गया, एक तरीके से ये एक दादागिरी नहीं है तो क्या है? मुझे लगता है कि एक बहुत ही बड़ा दादागिरी है, और जिसके चलते प्रमोटर्स की इस तरीके की जो है इस तरीके का रिस्पॉन्स है खुद कैपिटल इन्फ्यूज़ करने को लेके। ठीक है, क्योंकि कहीं न कहीं उनको इस बात को क्या कोई चाहेगा कि उसकी कंपनी डूबे? बताइए ना, आप बताइए, कोई चाहेगा कि उसकी कंपनी डूबे? नहीं चाहेगा ना। इस केस में वो क्या कर सकता है? इस केस में वो यही करेगा कि वो कंपनी को बचाने की कोशिश करेगा, उसमें कैपिटल इन्फ्यूज़ करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो कैपिटल इन्फ्यूज़ करना उसको जायज़ लगेगा तभी तो करेगा ना। सीधी सी बात है, अगर उसको लगता है कि वो कैपिटल इन्फ्यूज़ करके और ख़राब हो जाएगा और कमज़ोर हो जाएगा तो वो क्यों करेगा यार? सीधी सी बात है, उसने उसके ऊपर टैक्स दे के कमाए हैं, लूट के थोड़े कमाए हैं कहीं से। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ये प्रमोटर की इस तरीके का स्टैंड पॉइंट है, जो कि काफ़ी दिनों से इसके ऊपर बने हुए हैं। जो कुछ होगा आगे अपडेट करूँगा। सो इन दिस वीडियो दिस इज़ ऑल, टेक केयर गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।